हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रिद्धि। इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हमें करंट अफेयर्स को कैसे ऑर्गेनाइज करना है और जो भी सिमिलर टाइप्स के इश्यूज होते हैं, सिमिलर टाइप के करंट अफेयर्स होते हैं, तो उसको कैसे हम लोग मैनेज करें ताकि हमें एग्ज़ाम के टाइम पर वो याद रह जाए। क्योंकि क्या होता है कि बहुत ही सिमिलर टाइप के इश्यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट में स्पीशीज़ हो गई, उनकी IUCN स्टेटस हमें देखने हैं, तो उसको आप एक जगह पर कैसे ऑर्गेनाइज कर लो। इसी तरीके से जैसे अब पिछले लेक्चर में भी हम लोग डिज़ास्टर से रिलेटेड बहुत सारी हमें कमीशंस देखी हैं, ऑर्गेनाइजेशंस देखी हैं और प्रोजेक्ट्स देखे हैं। तो वही सेम डिज़ास्टर से रिलेटेड अभी टॉपिक्स इस लेक्चर में भी कुछ टॉपिक्स ऐसे चलेंगे, बाकी कुछ टॉपिक्स और दूसरे टॉपिक्स के भी चलेंगे। तो अभी क्या है कि टॉपिक बिल्कुल सेम है बट इश्यूज डिफरेंट हो जाते हैं, तो इनको याद कैसे रखना है वो हम करेंगे। तो हम लोग इस लेक्चर में PT 360 कोर्स जो कि synopsisis.com पर अवेलेबल है वो हम लोग पढ़ रहे हैं। तो उसमें पिछले एक साल के जितने भी करंट अफेयर्स हैं जो कि 2023 प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब हम लोग यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशंस के करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो जैसे एशिया पैसिफिक डिजास्टर रेजिलियंस नेटवर्क है, और भी आगे आने वाले टॉपिक्स में जैसे कोलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ये चीज़ें आप याद कैसे रखो अब एग्जाम में। तो आप ना एक जगह उसको सबसे पहले तो आप लिख लो सारे जितने भी टॉपिक्स। जैसे लास्ट लेक्चर्स से लेकर के अभी तक के लेक्चर्स में हमने ये 10 टॉपिक्स पढ़े हैं जो कि डिज़ास्टर से रिलेटेड हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिज़ास्टर रिलीफ एंड डिज़ास्टर रेजिलियंस, इन्हीं डिज़ास्टर रिस्क, इन्हीं सब चीज़ों पर बेस्ड है। ये अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, कोई प्लेटफॉर्म है, कोई कमीशन आई है, कोई एक रिपोर्ट आई है, यही सब चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। तो इस चीज़ को आप एक जगह यहाँ पर लिख के रख लो। आप चाहो तो ये इस पूरे पेज का स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हो। तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो एस्कैप हमने पढ़ा, इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक। तो एस्कैप किस बारे में बात करता है, शॉर्ट में आप इसको देखो ताकि इसको आप रोज़ रिवाइज करोगे आपको याद रह जाएगा। अभी आप शॉर्ट में देखो एस्कैप किस बारे में है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट चैलेंजेस जितने भी आते हैं तो कॉपरेट करके आपस में मेंबर स्टेट्स उसके सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। फिर HADR है। HADR क्या है? ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस और एंड डिजास्टर रिलीफ अग्रीमेंट। क्वाड कंट्रीज़ मिली थी जो कि इंडो पैसिफिक रीजन की वल्नरेबिलिटीज़ को रिस्पॉन्ड करती हैं। फिर AP प्लैट है, एशिया पैसिफिक क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म। ये क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन और रेलिवेंट साइंस पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। फिर है COSPPAC, क्लाइमेट एंड ओशन सपोर्ट प्रोग्राम इन पैसिफिक, जो कि पैसिफिक आइलैंड्स की कैपेसिटी को और इन्हांस करता है ताकि क्लाइमेट वेरिएबिलिटी और टाइडल इवेंट्स के जो भी इम्पैक्ट्स हैं उनको मिटिगेट किया जाए। फिर है सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 to 2030। तो ये जो रिस्क हैं डिज़ास्टर के और जो लॉस ऑफ लाइव्स होती हैं उनकी रिस्क को रिड्यूस करता है। फिर नेक्स्ट है एशिया पैसिफिक डिजास्टर रेजिलियंस नेटवर्क। ये इंटीग्रेटेड मल्टी हजार्ड अर्लिंग वार्निंग सिस्टम्स को सपोर्ट करता है और प्रमोट करता है। यहाँ से पॉइंट नंबर 6 से हम लोग आज के अपने लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। तो इससे पहले हम लोग 5 टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, वो भी डिजास्टर से यही सारे रिलेटेड थे। फिर उसके बाद आता है CDRI, कोलिशन ऑन डिजास्टर रेजिलियंस नेट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये क्या करता है? नाम से भी पता लग रहा है, डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट करता है। फिर है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि अब जो सेंडाई फ्रेमवर्क पढ़ा है पॉइंट नंबर 5 में आप देखो, जो कि डिज़ास्टर का रिस्क रिड्यूस करने और लॉस ऑफ लाइफ्स के रिस्क रिड्यूस करने पर काम करता है, उसका इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू करने का काम है यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। नेक्स्ट, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, जो कि सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट करता है ताकि कैसे हम डेवलपमेंट कर सकते हैं ताकि डिज़ास्टर और क्लाइमेट रिस्क को भी मैनेज किया जाए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ग्लोबल से आप थोड़ा सा देख सकते हो, ग्लोबली अगर लोग साथ में आते हैं तो क्या करते हैं, नॉलेज शेयर करेंगे और जो भी डिज़ास्टर रिस्क को कम करने में, रिड्यूस करने में जो भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, लेटेस्ट जो भी ट्रेंड्स चल रहे हैं उन सब पर डिस्कशन होती है। तो बस ये एक किटी पार्टी टाइप है पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, नॉलेज शेयर करते हैं, ज्ञान बांटते हैं, अपना डेवलपमेंट ट्रेंड्स वगैरह शेयर करते हैं। तो इस टाइप से है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और ग्लोबल प्लेटफॉर्म में डिफरेंस है, तो पॉइंट नंबर 9 और 10 ध्यान से इसलिए पढ़ लेना। पॉइंट नंबर 9, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस क्या कहता है कि डिज़ास्टर और क्लाइमेट रिस्क को मैनेज करते हुए हम डेवलपमेंट की सस्टेनेबिलिटी कैसे करें। ग्लोबल प्लेटफॉर्म क्या करता है कि किटी पार्टी है। ओके, तो यहाँ पर ये सब चीज़ें आप अगर एक जगह पर लिख के रख लोगे तो उससे क्या होगा कि सारे टॉपिक्स ना आपको ध्यान रखने इजी हो जाएंगे और इसको आप लगातार रोज़ उठ के एक बार इसको ऐसे ही पढ़ जाया करो। तो ये आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो और लेक्चर देखना है तो उस हिसाब से भी आप कर सकते हो।
ऑल्सो वन मोर थिंग, दिस इज़ आवर वेबसाइट synopsisis.com। यहाँ पर आप जाओगे तो फ्रंट पेज पर ही आपको PT360 का कोर्स मिल जाएगा। तो जो भी डिटेल्स चाहिए अबाउट दिस कोर्स आप यहाँ से ले सकते हो। डेमो वीडियो, डेमो कंटेंट यहाँ पर आपको क्लिक करने पर मिल जाएंगे। ठीक है, पिछले 5 साल के करंट अफेयर्स तो हमने कवर किए हैं, साथ में 1 साल के करंट अफेयर्स भी अभी लेटेस्ट जो आ रहे हैं वो भी हम साथ ही साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। और जब भी आप कभी भी कोई टॉपिक पढ़ते हो उसमें कोर्स डिफरेंशिएटर ज़रूर पढ़ा करो कि अलग क्या है इसमें। ऑलराइट, तो अब है एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर रेजिलियंस नेटवर्क, पहला ये टॉपिक है। तो ये यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक एसकैप के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया है। एसकैप हमने अभी जस्ट पढ़ा है। तो जब भी आपको कन्फ्यूजन हो अरे एसकैप क्या था, तो फटाफट से इसी यही जो आपकी टेबल बनाई हुई है ना, जो अभी लिख के दी है मैंने, तो उसी टेबल को आप एकदम से फटाफट पढ़ जाओ कि अरे एसकैप ये था, अच्छा ठीक है ये काम करता है, ओके फाइन। तो ये एसकैप ने बनाई है ताकि इंटीग्रेटेड मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स को सपोर्ट किया जाए और डेटा गैप्स जितने भी हैं उसको और क्लोज किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए। तो एक नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स है जो कि एक्सपर्टीज़ और रिसोर्सेज को मोबिलाइज करती है ताकि मल्टी हज़ार्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम्स इस्टेब्लिश किए जा सकें। एक रिस्क एंड रेजिलियंस पोर्टल इस्टेब्लिश किया गया है अंडर एशिया पैसिफिक डिज़ास्टर रेजिलियंस नेटवर्क, और ये पोर्टल का एम है कि एशिया और पैसिफिक की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उनका कैपेसिटी को और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने में जो रिस्क आ रही हैं उनके इम्पैक्ट को मिटिगेट किया जा सके। अब न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि एशिया पैसिफिक ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया नेचुरल डिज़ास्टर्स में, और ये यूएन ने कहा था 2012 में। और एशिया पैसिफिक रीजन की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उन्होंने 80% ग्लोबल इकोनॉमिक लॉसेस इनकर किए हैं, सफ़र किए हैं, जो कि डिज़ास्टर से हुए थे ड्यूरिंग 2011। तो ये यूनाइटेड नेशंस की एक रिपोर्ट आई थी जो कि 5th एशियन मिनिस्टीरियल कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन पर रिलीज़ की गई थी, उसके हिसाब से ये न्यूज़ है। तो अब हम लोगों ने क्या किया कि जैसे स्टूडेंट्स कभी पूछते हैं कि ये पढ़ने के बाद और कोई मटेरियल पढ़ने की ज़रूरत है, तो बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप खुद देखो, जब यूएन की वेबसाइट से चीज़ें ली जा रही हैं, कंटेंट लिया जा रहा है, सारे न्यूज़पेपर्स ऑलरेडी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं, एक एक न्यूज़ कवर की है, छोटी से छोटे टॉपिक्स कवर किए हैं, तो इसको करने के बाद और कुछ भी नीड नहीं है करने की। ऑल्सो एक डिफरेंस और आता है, जो बाकी कोचिंग मटेरियल होते हैं उसमें प्री के साथ साथ मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी कवर्ड रहता है। तो उसमें क्या रहता है, आपको छांटना पड़ता है कि प्री से क्या क्या इंपॉर्टेंट है, प्री पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हम लोगों ने वो चीज़ ऑलरेडी आपको करके दी है, और सारे लिंक्स भी यहाँ पर दिए हुए हैं फॉर द ऑथेंटिकेशन, कि आप खुद देख सकते हैं कि कहाँ से ये टॉपिक आया है। फॉर एग्जांपल आप द हिंदू की ये न्यूज़ पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये पूरा टॉपिक मिल जाएगा कि एशिया पैसिफिक सफ़र्ड मोर इन नेचुरल डिज़ास्टर्स। तो ये तब से चलता आ रहा है ये टॉपिक, और इसी वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। तो कोलिशन ऑन डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ओके, तो ये एक इंटरनेशनल कोलिशन है सारी कंट्रीज़ का, यूनाइटेड नेशन एजेंसीज़ का, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स, प्राइवेट सेक्टर, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, ये सारे लोग आपस में साथ में आते हैं और इंटरनेशनली ये लोग अपना कोलिशन बनाते हैं और ये डिस्कस करते हैं कि कैसे हम लोग डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट कर पाएँ। इसका ऑब्जेक्टिव सिर्फ यही है कि सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क स्टैंडर्ड्स हैं, फाइनेंसिंग है, रिकवरी मैकेनिज़्म है, इन सब की फील्ड में हम लोग रिसर्च और नॉलेज को शेयर करें आपस में। ठीक है, और इंडिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया था एट द 2019 यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट एक्शन समिट। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि CDRI ने $50 मिलियन फंड अनाउंस किया था डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, और ये डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स जो हैं जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ में है या आइलैंड नेशंस में हैं, जो कि जिनको क्लाइमेट चेंज का ज़्यादा थ्रेट रहता है, उन सबको इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम्स प्रोवाइड करती है। ठीक है, उनके जो डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है उसको ये फ़ंड करेगी। तो द हिंदू की ये न्यूज़ थी, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं, और नवंबर की अभी ये न्यूज़ थी। ओके ओके, नेक्स्ट टॉपिक है यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। तो ये एक ऐसा ऑफिस है जो कि अभी हमने डिस्कस भी किया था, जो भी हम लोगों ने एक लिखा था ना कि ऑर्गेनाइज वे में, तो उसमें हमने पढ़ा था यूनाइटेड नेशन ऑफिस आ गया है, तो यूनाइटेड नेशन का सेक्रेटरीट का ही ये पार्ट है।
जो कि सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो हुआ था, जो कि लॉस ऑफ लाइफ्स कम करने के लिए बात करता था ना, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था, अभी भी पढ़ा था, कि लॉस ऑफ लाइफ्स कम हो और डिज़ास्टर का जो रिस्क है वो कम हो, उसके इम्प्लीमेंटेशन और रिव्यू का काम करता है ये ऑफिस। ठीक है, इसको दिसंबर 1999 में क्रिएट किया गया था ये, ताकि इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी फॉर डिज़ास्टर रिडक्शन को इम्प्लीमेंट किया जा सके, और यूनाइटेड नेशंस का ये फोकल पॉइंट है डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए, और स्विट्ज़रलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि इंडिया ने एशियन मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन होस्ट किया था 2016 में UNISDR के साथ मिलके। तो नेक्स्ट है द वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन। अब ये जो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया था कि ग्लोबल प्लेटफॉर्म और वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में डिफरेंस है। तो अभी आप ये कंटेंट मत देखो, कंटेंट देखे बिना आप कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या डिफरेंस बताया था अभी लेक्चर स्टार्ट होने से पहले। तो वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है एक यूनाइटेड नेशंस की कॉन्फ्रेंसेस की एक सीरीज़ है जो कि डिज़ास्टर और क्लाइमेट रिस्क मैनेजमेंट पर फोकस करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कंटेक्स में। तो ये क्या है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, पूरे दुनिया से सब लोग साथ में आते हैं और बात करते हैं कि कैसे हम लोग डेवलपमेंट भी कर लें और साथ ही साथ डिज़ास्टर और क्लाइमेट रिस्क को भी हम मैनेज कर लें। तो दोनों ही चीज़ें साथ में कैसे हो सकती हैं, मतलब कि डेवलपमेंट और आपका डिज़ास्टर एंड क्लाइमेट रिस्क, ये दोनों पैरेलली कैसे चल सकते हैं। तो सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट और ये इनको पैरेलल चलाने पर बात की गई है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्रेंस जो है सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेक होल्डर्स वगैरह इसी टॉपिक पर डिस्कस करते रहते हैं। तो 3 बार कन्वीन हुई है ये, और जापान में होस्ट की गई थी। देन थर्ड UN वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो है उसने सेंडाई फ्रेमवर्क फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन 2015 टू 2030 इसको अडॉप्ट किया था। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि 2012 में कॉल फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट ऑन डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन जो है ये इसका न्यूज़ टॉपिक है कि ह्योगो फ्रेमवर्क फॉर एक्शन जो कि 168 मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन के द्वारा अडॉप्ट की गई है, और जापान में हुई थी ये, और एट वर्ल्ड डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन कॉन्फ्रेंस। तो ये पहला ऐसा प्लान था जिसने गवर्नमेंट्स के लिए और अलग अलग सेक्टर्स के लिए एक रोड मैप तैयार किया था कि कैसे आप नेशंस और कम्युनिटीज़ को डिज़ास्टर और के अगेंस्ट या फिर डिज़ास्टर के लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए कुछ रेजिलियंस बिल्ड कर सकते हैं। तो ये टॉपिक इसलिए न्यूज़ में था। द हिंदू की न्यूज़ है ये, कॉल फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, यहाँ से आप देख सकते हैं। देन ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि एक ऐसा ग्लोबल फोरम है जो कि नॉलेज शेयर करता है और जो लेटेस्ट डेवलपमेंट्स आपने की हैं और ट्रेंड जो भी चल रहा है डिज़ास्टर रिस्क को कम करने के लिए, उसको ये सब डिस्कस करते हैं। तो इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी गवर्नमेंट्स हैं, यूनाइटेड नेशन सिस्टम है, या जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, वो साथ में मिलते हैं, कुछ वेज आइडेंटिफाई करते हैं ताकि सेंडाई फ्रेमवर्क का इम्प्लीमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ सके या एक्सेलरेट हो पाए। फिर 2007 से लेकर के 7 सेशन अभी तक हो चुके हैं। इंडिया भी इन सेशंस में पार्टिसिपेट करता है। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि इंडोनेशिया में 2022 में 7 सेशन हुआ था और इसका थीम था फ्रॉम रिस्क टू रेजिलियंस टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर ऑल इन अ कोविड-19 ट्रांसफॉर्म वर्ल्ड। आउटकम क्या था GP22 का 2022 का, ये इसको हमने को चेयर्स में समराइज़ किया है, बाली एजेंडा फॉर रेजिलियंस। तो क्या क्या है ये यहाँ से आप पढ़ सकते हैं कि रिस्क गवर्नेंस को रीइंफिगर करना, देन लेजिस्लेटेड DRR पब्लिक फाइनेंस, तो ये सारे आप पढ़ सकते हो। ये आप स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लेना सो दैट आपको याद रहेंगी फिर ये चीज़ें, डिफरेंसेस भी आपको याद रहेंगे कि अच्छा ये काम करता है, ये काम करता है। अब इंडिया और बांग्लादेश पे न्यूज़ है कि न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये था कि अभी बांग्लादेशी PM का जो रीसेंट विजिट था उसमें इंडिया और बांग्लादेश ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स अनाउंस किए थे ताकि दोनों नेशंस के बीच में कॉपरेशन को और बढ़ाया जाए। तो कौन कौन से ये इनिशिएटिव्स थे वो यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं। सबसे पहले तो वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट था कुशियारा पे, जो कि पहला वाटर शेयरिंग अग्रीमेंट है 26 सालों में, और इन्होंने बायलेटरल और सब रीजनल कनेक्टिविटी को और इम्प्रूव करने के लिए कुछ एफर्ट्स लिए हैं कि हम लोग BPIN
इंडियन मोटर व्हीकल एग्रीमेंट को ऑपरेशनलाइज करेंगे। फिर नेक्स्ट है सब रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स नए लाए जाएंगे, जिसमें एक हाईवे बनाया जाएगा हिली इन वेस्ट बंगाल से लेकर के महेंद्रगंज इन मेघालय, जो कि बांग्लादेश से होते हुए जाएगा। फिर फ्री ट्रांजिट मिलेगा बांग्लादेश की टेरिटरी से, ताकि अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उसको एक्सपोर्ट कर पाएँ टू थर्ड कंट्रीज़ थ्रू। कैसे एक्सपोर्ट कर पाएंगे? लैंड कस्टम स्टेशन, एयरपोर्ट, सी पोर्ट्स के द्वारा। तो ये बांग्लादेश की टेरिटरी से होते हुए जाएगा फ्री ट्रांजिट, तो इस वजह से अभी फ्री ट्रांजिट अनाउंस हुआ है। फिर रेल कनेक्टिविटी की जाएगी भूटान के साथ थ्रू न्यू, अभी नया इनॉग्रेट हुआ था ये चिलाहाटी हल्दीबारी रूट, तो उसके थ्रू एक भूटान के साथ एक रेल कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश करने के बारे में बात हुई है। फिर कोविड-19 पेंडेमिक है, तो उस पर भी कॉपरेशन की बात हुई कि वैक्सीन मैत्री और ऑक्सीजन एक्सप्रेस ट्रेन्स चलाई जाएंगी बांग्लादेश में। फिर ट्रेनिंग ऑफ बांग्लादेश रेलवे पर्सोनल इन इंडिया, तो जितने भी पर्सोनल है बांग्लादेश की ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। फिर आईटी सिस्टम्स हैं जैसे कि FOIS और बहुत सारे और आईटी एप्लीकेशंस हैं बांग्लादेश रेलवे के लिए, तो उस पर कोलैबोरेशन किए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है कि साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन किया जाएगा बिटवीन टू पीपल के टू ऑर्गेनाइजेशंस, काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR और जो बांग्लादेश का CSIR है, ठीक है। इन दोनों के बीच में एक साइंटिफिक और टेक्नोलॉजिकल कोऑपरेशन बिठाया जाएगा। फिर स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे एरियाज़ में और इसमें कोऑपरेशन किया जाएगा न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एंड बांग्लादेश सैटेलाइट कंपनी लिमिटेड, ये दोनों कोऑपरेट करेंगे आपस में कि स्पेस टेक्नोलॉजी को और ज़्यादा एक्सप्लोर करने के लिए। फिर प्रसार भारती है और बांग्लादेश टेलीविज़न है, उन्होंने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था कि ब्रॉडकास्टिंग में एक दूसरे का कोऑपरेशन करेंगे। तो फिर इंडिया बांग्लादेश रीसेंट इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं कनेक्टिविटी को इम्प्रूव करने के लिए, तो ये पर्टिकुलर टॉपिक भी न्यूज़ में रहा था। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष ने एक मेडन वॉयज रिसीव किया था ऑफ फूड ग्रेन्स पटना से लेकर के पांडू तक, बांग्लादेश के थ्रू ये जाता है गुवाहाटी में मार्च 2022 में। तो ये वेसल जो है ये पटना से स्टार्ट होगा नेशनल वाटरवे 1 में, जो कि रिवर गंगा पे है, एंड देन इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल से के रूट से पास होते हुए एंड नेशनल वाटरवे 2 जाएगा। तो प्रोटोकॉल ऑन इनलैंड वाटर ट्रांजिट एंड ट्रेड क्या है? ये ऐसे एग्रीमेंट है दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में, ताकि गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जा सके और अपने अपने वाटरवेज जो है उसको नेविगेबल बनाते हुए और इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हुए। तो ये गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन बेसिकली केटर करता है कि दोनों गवर्नमेंट्स के बीच का ये प्रोटोकॉल है, जो कि 1972 में साइन किया गया था और सेकेंड एडेंडम इसका साइन हुआ था मई 2020 में। फिर इसमें क्या है कि 2 नए इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स जो है वो इंक्लूड किए गए थे, और धुलिया टू गोदागिरी अप टू अरीचा ऑन रिवर पद्मा इसका एक्सटेंशन किया गया था, और इसमें 5 न्यू पोर्ट्स ऑफ कॉल एंड 2 एक्सटेंडेड पोर्ट्स ऑफ कॉल भी लाए गए थे। तो ये जो 2 नए इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट्स हैं ये कौन से हैं? सोनामुरा दौतकंडी ऑन रिवर गोमती, ठीक है, एंड धुलिया टू गोदागिरी अप टू अरीचा ऑन रिवर पद्मा। तो ये लिंक पर आप एक बार क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको ये मैप दिख जाएगा, तो आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन सी रिवर्स के बारे में बात हुई है, कहाँ से ये स्टार्ट हो रही है। धुलिया रिवर इज़ हेयर, देन गोदागिरी, बागबरी, देन धुबरी, अरीचा, तो ये सारे रिवर्स के बारे में बात हो रही है। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ऑल्दो आप नेक्स्ट पेज पर जाओगे तो यहाँ पर कनेक्टिविटी बिल्कुल शो कर रखी है कि मेनलैंड इंडिया की कनेक्टिविटी इंडो बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट से कैसे बिठाई जाएगी। तो प्रोटोकॉल 1 यहाँ पर दिखाया गया है और प्रोटोकॉल 2 यहाँ पर दिखाया गया है, तो वो आप एक बार देख सकते हैं। तो पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है कि जब हमने बात की कि नए पोर्ट्स लाए जाएंगे, पोर्ट्स ऑफ कॉल एंड 2 एक्सटेंडेड पोर्ट्स ऑफ कॉल आते हैं। तो पोर्ट ऑफ कॉल का मतलब क्या होता है कि जब भी शिप जाती है, एक जर्नी अपनी कर रही होती है, तो अनलोडिंग के लिए या लोड करने के लिए कार्गो को, तो यहाँ पर क्या होता है कि शिप जो है लगातार नहीं चल सकती, ऑब्वियसली आपको कहीं तो स्टॉप करना पड़ेगा अपने सप्लाईज़ के लिए या फ्यूल के लिए। तो जो भी इंटरमीडिएट स्टॉप आता है एक शिप के लिए, जो कि सप्लाईज़ और फ्यूल के लिए शिप रुकती है, उसको हम लोग पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। तो यही सेम चीज़ के बारे में यहाँ पर बात हुई है कि 2 न्यू
इंडिया बांग्लादेश प्रोटोकॉल रूट बनाए जाएंगे, जो कि सोनामुरा और दौदकंडी जो कि रिवर गोमती पर है, और धुलिया से गोदावरी को अप टू अरेचा उसका एक्सटेंशन हो जाएगा। तो धुलिया टू गोदावरी तो जा रही है, बट अरेचा तक इसका एक्सटेंशन होगा ऑन रिवर पद्मा। और साथ ही साथ 5 न्यू पोर्ट्स ऑफ कॉल और 2 एक्सटेंडेड पोर्ट्स ऑफ कॉल लाए जाएंगे। तो पोर्ट ऑफ कॉल का क्या मतलब होता है वो यहाँ से आप पढ़ सकते हो। नेक्स्ट न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज एंड आयुष ने ये सेम चीज़ की थी, तो ये हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। फिर नेक्स्ट है ट्रायल रन ऑफ ट्रांसशिपमेंट ऑफ इंडियन गुड्स। तो अभी क्या हो रहा है कि एक ट्रांसशिपमेंट इंडियन गुड्स का जा रहा है कोलकाता से अगरतला वाया छातोग्राम। तो यहाँ पर क्या है कि एक सक्सेसफुल ट्रायल रन हुआ था इंडियन गुड्स के ट्रांसशिपमेंट का। तो ये छातोग्राम अखौरा अगरतला रूट का जो अग्रीमेंट था उसके अंडर ये किया गया था। तो इंडिया ने अपना ये ट्रायल बिगिन किया है गुड्स का ट्रांसशिपमेंट का नॉर्थ ईस्ट से वाया बांग्लादेश पोर्ट। इसी यही पर्टिकुलर चीज़ न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट में रही थी और ये हम पढ़ रहे हैं। लिंक पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको दिख जाएगा। ठीक है, इंडिया बिगिंस ट्रायल रन फॉर ट्रांसशिपमेंट ऑफ गुड्स टू नॉर्थ ईस्ट वाया बांग्लादेश पोर्ट। ठीक है, तो ये ट्रायल रन्स ये दिखा रखा है आपको। अब रेलवे लिंक है, तो 7 रेल लिंक्स जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं दो नेशंस के बीच में फॉलोइंग 1947 पार्टीशन टिल इंडो पाकिस्तानी वॉर हुआ था 1965 का, तब तक के लिए ये ऑपरेट कर रहे थे। तो अभी एट प्रेजेंट 5 ऐसे रेल लिंक्स जो हैं वो ऑपरेशनल हैं नेबरिंग कंट्रीज़ के बीच में। और चिल्हाती बांग्लादेश और हल्दीबाड़ी इंडिया का रेल रूट है जो कि 56 ईयर्स के बाद अभी रिस्टोर किया गया है। तो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है कि इंडिया बांग्लादेश ने अपना जो फ्राइट ट्रेन ऑपरेशन है वाया हल्दीबाड़ी एंड चिल्हाटी रूट को उसको रिज्यूम किया है। ये लिंक से आप देख सकते हो कि इंडिया बांग्लादेश ने फ्राइट ट्रेन ऑपरेशंस रिज्यूम किया है वाया हल्दीबाड़ी चिल्हाती रूट। ठीक है, अराउंड 20 फ्राइट ट्रेन्स जो है वो इस रेलवे लिंक से होके जाएगी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, और हर महीने ये जाएगी। तो ये आप रूट ज़रूर एक बार पढ़ लेना। ओके, अब बस सर्विसेज के बारे में बात करते हैं। तो बांग्ला कॉरिडोर है कोलकाता ढाका बस एंड ढाका अगरतला बस। तो न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि अगरतला कोलकाता जो बस सर्विस है वो ढाका से होके जाएगी और ये 2 साल के बाद अभी रिज्यूम हुई है। फिर है मैत्री सेतु, ये एक ऐसा ब्रिज है जो कि फेनी रिवर पर है, जो कि त्रिपुरा को चिट्टागोंग पोर्ट जो बांग्लादेश में है उससे लिंक करती है। ऑफिशियली 2021 में ओपन हुआ था और सबरूम जो कि त्रिपुरा में है और रामगढ़ बांग्लादेश में है, तो यहाँ से ये कनेक्ट होता है। तो मैत्री सेतु इस वजह से न्यूज़ में रहा है। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने वर्चुअली ये इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप ब्रिज मैत्री सेतु इनॉग्रेट किया था फेनी रिवर पे एट सबरूम इन साउथ त्रिपुरा। तो यही है सबरूम एंड रामगढ़ बांग्लादेश। द हिंदू की ये न्यूज़ है, यहाँ पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। मोदी इनॉग्रेट्स मैत्री सेतु बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, डबल इंजन हेल्प्ड इन ह्यूज डेवलपमेंट ऑफ त्रिपुरा सेज पीएम मोदी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड। तो ये एक ऐसा फंड है, जैसे नॉर्मल भाषा में समझा देती हूँ मैं आपको, जो भी इंडिया में स्टार्टअप्स चलते हैं या फिर कुछ इनोवेशंस हो जाते हैं तो उनको ये मौका दिया जाता है कि वो अपने इनोवेशंस को एक थर्ड कंट्री में लेकर जाएं जो कि इंडो पैसिफिक रीजन में होगी कंट्री पर्टिकुलरली। तो और आगे लेकर जाना या और कंट्रीज़ तक पहुँचाना अपना इनोवेशंस को और स्टार्टअप्स को, तो उनके लिए ये फ़ंड दिया जाता है। तो ये फंड ऐसे स्टार्टअप्स और इनोवेटर्स को केटर करता है, सपोर्ट करता है उनको। तो ये क्या है कि इंडो पैसिफिक फ्रांस और इंडिया की एक पार्टनरशिप थी जिन्होंने ये इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड इस्टेब्लिश किया था ताकि रीजन में जो भी सस्टेनेबल इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं उनको सपोर्ट किया जा सके। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी एक्सप्लोर करता है ये अंडर इंटरनेशनल सोलर अलायंस एंड इट्स स्टार सी प्रोजेक्ट। न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि इंडिया और फ्रांस ने ये अग्री किया था कि हम लोग इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट कोऑपरेशन के इस्टेब्लिशमेंट में काम करेंगे जो कि आगे के और जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होंगे उसको भी फैसिलिटेट करेगा। तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग अपने बायलैटरल रिलेशंस को थोड़े और एक्सपैंड करते हैं और ब्लू इकोनॉमी और ओशन गवर्नेंस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो ये बिजनेस लाइन की ये न्यूज़ है, इंडिया फ्रांस टू इस्टेब्लिश
इंडो पैसिफिक ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड टू सपोर्ट इनोवेटर्स स्टार्टअप्स। तो ये यहाँ की न्यूज़ है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। फिर है फिनेंशियल इंटरमीडियरी फंड। अच्छा, अब ये कैसा फंड है कि एक फाइनेंशियल अरेंजमेंट है जिससे कि इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया जाता है और इंटरनेशनल कम्युनिटी को भी इतना इनेबल किया जाता है कि जो भी उनकी ग्लोबल प्रायोरिटीज़ है, जो भी ग्लोबल प्रायोरिटीज़ हैं, उनमें एक अच्छा रिस्पांस दिया जाए, डायरेक्ट कोऑर्डिनेटेड रिस्पांस उनको दिया जाए उनके ग्लोबल प्रायोरिटीज़ के लिए। तो इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स का एक तो सपोर्ट हो गया, दूसरा हो गया इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक ग्लोबल प्रायोरिटीज़ के लिए एक रिस्पांस प्रोवाइड करना। तो ये ऐसे फाइनेंशियल अरेंजमेंट्स हैं जो कि बहुत सारे जो पब्लिक प्राइवेट रिसोर्सेज होते हैं उनका फ़ायदा उठाते हैं, उनसे बेनिफिट करती है ताकि इंटरनेशनल इनिशिएटिव्स को सपोर्ट किया जाए। तो अब फंड्स हैं, तो बहुत सारे फंड्स जो हैं वो ज़्यादातर ग्लोबल प्रोग्राम्स को सपोर्ट करते हैं जो कि आगे डील करते हैं ग्लोबल पब्लिक गुड्स से, कम्युनिकेबल डिजीज़ को प्रिवेंट करने में काम करते हैं, क्लाइमेट चेंज को रिस्पॉन्ड करते हैं और फूड सिक्योरिटी में काम करते हैं। देन वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है इस फंड का। तो फंड आ रहा है तो वर्ल्ड बैंक ज़रूर है, बट डिजीज़ेस को सुन के WHO नहीं होना चाहिए। अगेन मैं आपको हर लेक्चर में ये बताती हूँ कि ये दिखने में ऐसा है टॉपिक कि डिजीज़ेस आ रही हैं या ऐसा टॉपिक लग रहा है, पर इसमें जब भी ऑप्शन आएंगे, अगर बाई चांस UPSC ने पूछ लिया तो ऑप्शंस में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ज़रूर डाल देगा, बट आंसर इसका वर्ल्ड बैंक निकलता है बहुत बार। ठीक है, तो वो टॉपिक्स मैंने आपको बता दिए हैं। और बेटर ये रहेगा कि जैसे आपने ये वाला अभी मैंने आपको लिख के दिखाया था कि डिज़ास्टर से रिलेटेड है, ऐसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड अपना खुद के आप नोट्स बनाना जिसमें आपको बस ये चीज़ें लिखनी है कि ये वर्ल्ड बैंक के अंडर आते हैं, ये सारे IMF के अंडर आते हैं, इन सब से WHO डील करता है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक जगह पर एक पेपर पे ये लिख लेना ताकि आप रोज़ इसको रिवाइज़ कर लो। फिर न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि एक नया FIF जो फंड है पेंडेमिक प्रिवेंशन के लिए, प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस PPR के लिए इस्टेब्लिश किया गया है इंटरनेशनली, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ जिसमें इंडिया भी इंक्लूडेड है उनके कुछ कुछ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स दिए गए हैं। तो वर्ल्ड बैंक होस्ट कर रहा है इसको, टेक्निकल सपोर्ट WHO से लिया गया है। अब एक लॉन्ग टर्म फिनेंसिंग प्रोवाइड करता है ये ताकि PPR कैपेबिलिटीज़ को लो और मिडिल इनकम कंट्रीज़ में और ज़्यादा मजबूत बनाया जाए, स्ट्रेंथन किया जाए। तो जितने भी नेशनल, रीजनल और ग्लोबल लेवल्स पे क्रिटिकल गैप्स है उनको ये एड्रेस करता है। साथ ही साथ PPR कैपेसिटी को जूनोटिक डिजीज़ सर्विलियंस, लेबॉरेटरीज, इमरजेंसी कम्युनिकेशन, क्रिटिकल हेल्थ वर्कफोर्स कैपेबिलिटीज़ जैसे एरियाज़ में स्ट्रेंथन करने में हेल्प करता है। वॉर क्राइम क्या होता है? तो अभी क्या होता है कि वॉर चल रहा है मान लो, और उसमें वॉर जब भी हो रहा होता है तो उसमें हो सकता है एक पार्टी जीतेगी ऑब्वियसली और एक पार्टी हार जाएगी। तो जो हारने वाली पार्टी होती है या ऐसे कुछ प्रिजनर्स हो जाते हैं जो कि वॉर के टाइम पे अभी दूसरी कंट्री में गलती से पहुंच गए हैं या दूसरी कंट्री ने उनको प्रिजनर बना लिया है, तो वहाँ पर क्या उनके ऊपर क्राइम्स होते हैं, बहुत इन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो उसमें उनके साथ जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो भी इंसान है, उनके साथ इतना इनह्यूमन ट्रीटमेंट ना किया जाए, तो उसके लिए जेनेवा कन्वेंशंस भी है ना। तो अभी इस चीज़ को वॉर क्राइम कहते हैं अगर आप इनह्यूमन ट्रीटमेंट कर दो। क्यों? क्योंकि वॉर के भी कुछ लॉज हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन लॉज को आप वायलेट नहीं कर सकते। और अगर आपने उन लॉज को वायलेट कर दिया तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएगी जो कि कम्बेटेंट्स के जो भी कम्बैटेंट्स थे एक्शन में, उनके एक्शंस के लिए आप खुद अपनी इंडिविजुअल क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएगी। तो अभी आपने बहुत सारी स्पाई मूवीज़ देखी होंगी, तो उसमें यही होता है, अगर बाई चांस आप पकड़े जाते हो तो आपके ऊपर बहुत क्राइम किया जाता है, या फिर वॉर होता है, वॉर में जो प्रिजनर हो जाते हैं आप बहुत ज़्यादा आप टॉर्चर किए जाते हो। तो वॉर क्राइम में क्या होता है, टॉर्चर होता है, म्यूटिलेशन हो जाता है, कॉर्पोरल पनिशमेंट की जाती है, फिर हॉस्टेज टेकिंग की जाती है, या फिर एक्ट्स ऑफ टेररिज्म उन पे इन्फ्लिक्ट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। और इस कैटेगरी में ह्यूमन डिग्निटी का वायलेशन भी आता है, जैसे कि रेप हो गया या फोर्स प्रोस्टिट्यूशन हो गया, लूटिंग एंड एग्जीक्यूशन कर दिया गया ट्रायल के बिना ही। और वॉर क्राइम जो है, क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी के सिमिलर ग्राउंड्स पर नहीं रहते, बट कि वॉर क्राइम्स जो है वो वॉर के टाइम पर ही जो क्राइम्स कमिट हुए हैं उनको ये डील करता है। अब रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के हिसाब से वॉर क्राइम जो है वो जेनेवा कन्वेंशंस का ग्रेव ब्रीचेस होते हैं। ठीक है, अब आपने किसी को हॉस्टेज ले लिया या जानबूझ के मार दिया, टॉर्चर किया, इनह्यूमन ट्रीटमेंट किया प्रिजनर्स ऑफ वॉर का, और सिविलियंस को अपना शील्ड
के तौर पर यूज़ कर लिया आपने, कि मतलब बचने के लिए आपने सिविलियन को यूज़ किया, या बच्चों को आपने फोर्स किया लड़ने के लिए, कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं इसके। देन न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि यूक्रेन में वॉर क्राइम्स, ये एविडेंस जो है वो सजेस्ट किया गया कि UN राइट्स एक्सपर्ट्स की ये न्यूज़ है, द हिंदू की ये न्यूज़ आई थी। तो एविडेंस सजेस्ट वॉर क्राइम्स इन यूक्रेन, तो वॉर क्राइम हो रहे हैं यूक्रेन में, तो वो एविडेंस के तौर पर ये देखा गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सपर्ट्स जितने भी हैं कमीशन ऑफ इंक्वायरी ऑन यूक्रेन के, उन्होंने कहा है कि बहुत सारे टेस्टिमनीज हमें मिले हैं जो पहले के जो डिटेनीज थे कि उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार हुआ था, कि उनको मारा गया, इलेक्ट्रिक शॉक दिए गए, न्यूडिटी फोर्स की गई इन रशियन डिटेंशन फैसिलिटीज़। ओके, फिर नेक्स्ट है रोम स्टैट्यूट ऑन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। तो रोम स्टैट्यूट ऑफ द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट एक ऐसी ट्रीटी है जो कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को जो इस्टेब्लिश करती है, और इसको डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस इन रोम जो कि इटली में, तो यहाँ पर अडॉप्ट किया गया था 1998 में। उसके बाद 2009 तक में 123 स्टेट्स जो है वो स्टैट्यूट का पार्ट बन गई थी। और रोम स्टैट्यूट जो है वो 4 बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल क्राइम्स पर फोकस करता है। एक तो जेनोसाइड है, देन क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, वॉर क्राइम्स और क्राइम्स ऑफ अग्रेशन। रोम स्टैट्यूट के अंडर ICC जो है वो सिर्फ जो 4 इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल क्राइम्स है उन्हीं को ही इन्वेस्टिगेट और प्रोसिक्यूट कर सकता है, जहाँ पर ये स्टेट्स जो हैं वो अपने लिए कुछ ऐसे डिसीजंस नहीं ले सकती, या अनविलिंग है, अनेबल है। तो जो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन होगा वो डोमेस्टिक कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन की कॉम्प्लीमेंट्री होगा। तो ये न्यूज़ आई थी कि 2022 में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का 20th एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया गया। तो कोर्ट ने सिर्फ 3 वॉर क्राइम्स कन्विक्शंस को रजिस्टर किया है, और 5 ऐसे क्राइम्स थे जो कि जस्टिस से इंटरफेयर कर रहे थे। तो 20 साल में जब से ये ट्रीटी फाउंड हुई है तब से ये कोर्ट ने ये रजिस्टर किए हैं, नंबर्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है, द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड मार्क्स 20th एनिवर्सरी, द न्यू इंडियन एक्सप्रेस। ओके, जेनेवा कन्वेंशंस क्या है? तो जेनेवा 1949 जेनेवा कन्वेंशंस जो है 4 ऐसी ट्रीटीज़ हैं और 3 एडिशनल प्रोटोकॉल्स हैं जो कि इंटरनेशनल लीगल स्टैंडर्ड्स को ह्यूमैनिटेरियन ट्रीटमेंट इन वॉर के लिए इस्टेब्लिश करते हैं कि सबके साथ सही व्यवहार हो, ऐसा इनह्यूमन व्यवहार ना हो। तो ये लोगों को प्रोटेक्ट करता है जो कि फाइटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, सिविलियंस को, मेडिक्स, एड वर्कर्स जो कि अभी अपने लिए नहीं लड़ सकते हैं, जो वूंडेड हैं, सिक हैं, शिपरेक ट्रूप्स हैं, प्रिजनर्स ऑफ वॉर है। तो एक कन्वेंशन जो है 1949 में अडॉप्ट किया गया था, और वर्ल्ड वॉर 2 के एक्सपीरियंसेस को लेकर ये कन्वेंशन आया था। और इसमें 159 आर्टिकल्स आते हैं, और एक शॉर्ट सेक्शन भी आता है इसमें जिसमें जितने भी लोग हैं जो कि कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर से ग्रस्त थे तो उनको एक जनरल प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करता है। फिर इसमें 3 एनेक्सेस भी हैं जिसमें एक मॉडल एग्रीमेंट आता है हॉस्पिटल और सेफ्टी जोन में, और कुछ एक मॉडल रेगुलेशंस है ह्यूमैनिटेरियन रिलीफ एंड मॉडल कार्ड्स पे। देन न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका ये है कि अभी रशिया यूक्रेन वॉर था तो उसमें वॉर क्राइम्स का एलिगेशन लगा था, तो इसमें जेनेवा कन्वेंशन को आना पड़ा, काफ़ी बात आना पड़ा था। तो इसमें क्या होता है कि कन्वेंशंस ने ये फोकस किया था कि नॉन कम्बेटेंट्स का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, प्रिजनर ऑफ वॉर का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, और कोई कन्वेंशनल या बायोलॉजिकल केमिकल वेपन्स का तो यूज़ नहीं हो रहा है, और साथ ही साथ हेग कन्वेंशंस एंड जेनेवा प्रोटोकॉल के द्वारा ही ये गवर्न किया गया था। तो उसी रिस्पेक्टिव लाइंस पर ये सारी चीज़ें चल रही हैं या नहीं। तो द हिंदू की ये न्यूज़ है, और ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि व्हाट आर द जेनेवा कन्वेंशंस गाइडलाइंस ड्यूरिंग वॉर टाइम। तो कैन द ट्रीटीज प्रोटेक्ट दोज हु हैव बीन अफेक्टेड बाय वॉर, स्पेशली सिविलियंस एंड द वुंडेड। नेक्स्ट है मिखाइल गोर्बाचोव। तो मिखाइल गोर्बाचोव जो है सोवियत यूनियन के लीडर है, 1985 से लीडर थे, एंड जब तक सोवियत यूनियन कोलैप्स नहीं हो गया 1991 में। उनके अचीवमेंट्स बहुत सारे हैं कि उन्होंने सोवियत अफगान वॉर में ट्रूप्स को विड्रू किया था। देन यूनाइटेड स्टेट्स के जो प्रेसिडेंट थे रोनाल्ड रीगन, उनके समिट्स को एम्बार्क किया था यूनाइटेड नेशंस के साथ, ताकि न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट किया जा सके, कोल्ड वॉर को ख़त्म किया जा सके। फिर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एग्रीमेंट किया था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, जिसमें उनको नोबेल पीस प्राइज़ भी मिला था। फिर उनका एक पॉलिसी था ग्लासनोस्ट का, मतलब कि ओपननेस का, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रेस को अलाउ किया गया था, वाइल
पेरिस्ट्रोका रीस्ट्रक्चरिंग होता है, जिसका मतलब उससे क्या होता है, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग को डिसेंट्रलाइज किया गया था ताकि उसकी एफिशिएंसी को और ज़्यादा इंप्रूव किया जा सके। और इनका जो डेमोक्रेटाइजेशन था वो उसने जो कांग्रेस ऑफ पीपल्स डिप्यूटीज़ जो भी इलेक्टेड थे उस टाइम पर, उसके फॉर्मेशन का काम किया था और मेजर भी करता है इसको, जिसमें वन पार्टी स्टेट को अंडरमाइन भी किया था। तो उनका जो ये डेमोक्रेटाइजेशन मेजर्स था वो काफ़ी ज़्यादा काम किए थे उस टाइम पर। तो गोर्बाचोव की जो पॉलिसी थी पेरिस्ट्रोइका की, जो मतलब कि रीस्ट्रक्चरिंग की, वो पहला ऐसा अटेम्प्ट था जिससे सोवियत पॉलिटिकल सिस्टम्स को डेमोक्रेटाइज किया गया था। और दिल्ली डिक्लेरेशन में इंडिया के साथ ये साइन किया गया था 1986 में, जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की बात की गई थी। फिर इसमें इंदिरा गांधी पीस प्राइज़ फॉर इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 1998 में उनको अवार्ड किया गया था। देन न्यूज़ कॉन्टेक्स्ट इसका यही है, डिमाइस ऑफ फॉर्मर सोवियत प्रेसिडेंट मिखाइल गोर्बाचोव, ये पर्टिकुलर टॉपिक न्यूज़ में था, तो वो यहाँ पर देखा गया है। ठीक है, यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। यही सारी न्यूज़ थी इंटरनेशनल रिलेशंस की। तो यहाँ पर हमने एक मंथ और कंप्लीट कर लिया पूरा। तो अब नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट हम पढ़ेंगे। अब तो ज़्यादा नहीं बचा इंटरनेशनल रिलेशंस का, तो जल्दी ख़त्म होएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द लेक्चर।